हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और आज हम क्लास 7th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है औरतों ने बदली दुनिया। इससे पहले वाले चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं कि जो महिलाओं की स्थिति वो क्या थी अगर वो घर का काम कर रही हैं और अगर वो वर्किंग नहीं है तो उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उनके काम को काम नहीं समझा जाता, जबकि उनके काम का कोई समय नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई उन्हें सैलरी नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं है उनके लिए, लेकिन फिर भी वो दिन रात मेहनत करती है, उनके उस काम को कोई काम नहीं समझता है। आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जैसे कि नाम है औरतों ने बदली दुनिया, तो इस चैप्टर में यही पढ़ा जाएगा कि घर के बाहर लेडीजों के क्या क्या वर्क हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को एजुकेट करने के लिए, एजुकेशन के लिए या अपने आप को समानता का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो गर्ल्स और बॉयज को लेकर आए हैं कि एक गर्ल्स के लेवल को मेंटेन करना या बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल्स का रेशियो कम होना। तो किस तरीके से जो आंदोलन करा गया है, बहुत सारे आंदोलन महिलाओं ने अपने हक के लिए किए हैं, वो सब क्या हैं, यही सारी चीजें हम इस वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाले घर का काम नहीं माना जाता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी घर पे अगर काम कर रहा है तो उसके काम की कोई वैल्यू नहीं है अगर वो बाहर जाकर कोई काम नहीं कर रहा है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने की कोई निश्चित समय भी नहीं, कोई टाइम ही नहीं है कि ये काम कितने बजे से शुरू होता है और कितने बजे तक चलता है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। और इसमें हम ये भी स्टडी करेंगे जो घर के काम, घर के बाहर के जो काम है वो क्या क्या काम है जो लेडीज करती हैं और कुछ क्या क्या काम है जो पुरुषों के लिए ज्यादा सही है। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किया है, कि उन्होंने अपने हक के लिए क्या क्या लड़ाई करी है, क्या क्या आंदोलन करे हैं। पहले और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं, उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटीज दी जा सकती हैं। साथ ही इस चैप्टर में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलन द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानें। ये एक तरीके से इस चैप्टर की पूरी समरी बता दी गई है कि आगे पूरे चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, किस किस तरीके से हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, चलिए, ये बहुत अच्छी इमेज यहाँ पर दी हुई है। अब ये आता है कि कौन क्या काम करता है। ये आपका टोटल प्रैक्टिकल वर्क है जो आप क्लास में करेंगे। यहाँ पर आपको चित्र बनाने हैं, एक किसान का चित्र बनाना है, एक मजदूर का बनाना है, एक नर्स का बनाना है, एक वैज्ञानिक, एक पायलट और एक शिक्षक। अब क्लास में ये एक्टिविटी आपको दे दी जाएगी, यहाँ पे आपको अलग अलग लोगों के चित्र बनाने हैं। उससे फिर आप क्या होगा, अब ये सारा वर्क टीचर का हो जाता है कि किसने कितने चित्र पुरुषों के बनाए हैं, किसने कितने चित्र महिलाओं के बनाए हैं। सपोज आप शिक्षक के नाम पे सिर्फ महिला का चित्र बनाते हैं या पुरुष का चित्र बनाते हैं, और जहाँ पर किसान की बात आती है वहां सिर्फ आपके दिमाग में पुरुष ही आता है, लेकिन खेतों में इतने इतने घंटे काम महिलाएं भी करती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें किसान नहीं माना जाता। नर्स की बात हो रही है तो आप सिर्फ महिलाओं की बना देते, क्योंकि आपको लगता है कि महिलाएं ज्यादा केयरिंग नेचर की होती हैं, शायद इसलिए। तो इसी के बेस, इसी एक्टिविटी के ऊपर ये क्वेश्चंस यहाँ पर बेस्ड हैं। जैसे कि क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक है, तो वो जिसने जिसने जितने चित्र बनाए होंगे उस हिसाब से होगा। किस प्रकार के व्यवसायों में स्त्री की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक है। क्या सबने नर्स के लिए महिला का ही चित्र बनाया, तो क्यों बनाया है। क्या महिला किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम है, अगर है तो ऐसा क्यों है। तो ये सारे आपकी क्लास एक्टिविटी है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है, भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके कामों में वो क्या क्या काम करती हैं, पौधे लगाती हैं, खरपतवार निकालती हैं, फसल काटती हैं, कुटाई करती हैं, ये सब शामिल है। लेकिन जब भी हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या नाम आता है, एक पुरुष का ही नाम आता है कि हाँ भाई खेतों में काम कौन करता है, किसान कौन है, एक पुरुष है। लेकिन महिलाएं भी उनके साथ बराबर का काम करती हैं, और ये भी वही क्लास की एक्टिविटी है जो आपने ऊपर करी है, उसी के ऊपर बेस्ड है।
नेक्स्ट है कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। अब रोजी मैडम की क्लास की बात हो रही है। कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं की और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण से किया क्योंकि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह की काम ही अच्छी तरह से कर सकती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जा सकता है। इस प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं है। इसमें हम यही पढ़ रहे हैं कि किस काम के लिए किसकी सोच क्या है। कि आप जैसे नर्स की बात हुई तो सबको लगा कि भाई जैसे घर में एक लेडी वर्क करती है, थोड़ी केयरिंग नेचर की होती है, सबका ध्यान रखती है, तो अगर नर्स की बात हो रही है तो वो आराम से कर सकती है। जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जहाँ पर किसी दिमाग की बात हो रही है, तो वहां पर लगता है कि भाई महिलाओं में तो दिमाग ही नहीं है इतना कि वो ये सारे काम कर सके। तो वहां पर उन्होंने किस चीज की सोच लिया कि ये काम कौन कर सकता है, ये काम पुरुष कर सकते हैं। चलिए, अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, अध्ययन करने और परीक्षण लेने के लिए भी सहयोग ही नहीं मिल पाता क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काम लड़कों का है, ये काम लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां तो ये काम कर ही नहीं सकती, तो इसलिए उन्हें वो सपोर्ट भी नहीं मिलती है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को ही अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य माने। उनका मेन पॉइंट होता है कि आपने भी 10th कर ली, 12th कर ली, आपने ग्रेजुएशन भी कर ली किसी सब्जेक्ट में और वो आगे करना चाहती हैं कुछ, तो उन्हें सपोर्ट नहीं मिलती है फैमिली का। उनका ये हो जाता है कि भाई अब शादी करो जल्दी से और अपना पूरा आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो। ये समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी ये दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होते हैं, तो कभी ये हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाते हैं। तो अब ये क्या है, कुछ तो प्रेशर फैमिली की तरफ से होता है, कुछ प्रेशर आपका अपने फ्रेंड्स की तरफ से भी हो सकता है। तो यहाँ पर यही है। अब लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। अब लड़कों के ऊपर क्या प्रेशर होता है, लड़कों के ऊपर प्रेशर ये होता है कि आपको एक ऐसी जॉब करनी है जिसमें आपको पैसे ज्यादा मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते तो उन्हें चिढ़ाया जाता है, धोस दी जाती है। आपको याद होगा कि क्लास 6 की बुक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन में ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि बचपन से ही अगर बच्चा इमोशनल है या कुछ कर रहा है तो उसको पहले से ही चिढ़ाया जाता है कि भाई तुम तो लड़के हो, तुम रो ही नहीं सकते, तुमको रोना ही नहीं है। तो यही सारी बात इसमें बताई गई है कि लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी बहुत प्रेशर होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए ये कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है, परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। मतलब ये आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है कि हर लोग स्कूल जा रहे हैं, ज्यादातर सारे बच्चे ही एडमिशन्स ले रहे हैं और अपनी स्टडी को रेगुलर कर रहे हैं। लेकिन आज तो ये चीजें बहुत कॉमन है। लेकिन अगर हम पुराने टाइम की बात करते हैं तो उस टाइम पे लिखना और पढ़ना कुछ सिलेक्टेड लोग ही जानते थे। हर कोई नहीं पढ़ सकता था, हर कोई ना ही पढ़ना जानता था। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था, तो उन्हें पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं थी। जो बड़े लोग काम कर रहे होते थे वही बच्चे काम करना शुरू कर देते या उनके जो बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी ज्यादा खराब थी। ये जो थोड़ी बहुत स्टडी थी, ये थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना था, ये सब लड़के तो फिर भी कर लेते थे, लेकिन अगर लड़कियों की बात करी जाए तो उनकी स्थिति तो उससे भी ज्यादा खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी और उनको ये परमिशन ही नहीं थी कि आप कुछ पढ़ लिख सकती हो। यहाँ तक कि उनके परिवारों में जहां कुम्हार, बुनकर या और हस्तकला सिखाई जाती थी, ये धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है, उनके लिए वो काम भी नहीं है। मतलब अगर जैसे कुम्हार का काम है तो वो मिट्टी लेकर आएगी, उस मिट्टी को गीला करेगी, सारी तैयारी करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन वो उस चाक को नहीं चलाएगी जिसपे वो बर्तन बनता है, तो इसलिए उसको कुम्हार भी नहीं कह सकते। लेकिन जो अगर पूरा काम होगा वो उसको वही करना है।
कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती हैं, बर्तन बनाती हैं, उसे तैयार करती हैं, परंतु वे चाक नहीं चलाती। हाँ, वही जो मैंने बताया वो चाक होता है, उस चाक को नहीं चलाती, इसलिए उन्हें कुम्हार ही नहीं माना जाता है। अब यहाँ पर अलग अलग लेडीज की स्टोरी भी दी गई है, जिनको ये बताया गया कि उन्होंने कितने अपने लिए कितनी उन्होंने स्ट्रगल करे इस चीज को लेके, पढ़ाई के लिए, कि उनको पढ़ना है, सीखना है। तो यही इसमें बताया गया है। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पहले शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया था। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे थे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए, इसलिए उन्हें पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। मतलब उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा पढ़ाई लिखाई के लिए, अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजने के लिए, उन्हें लड़कों के साथ पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। अब यहाँ पर एक ये स्टोरी है, राज सुंदरी देवी, जिनका ये लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, उनका एक एक्सपीरियंस है जो 200 वर्ष पहले पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। ये उनकी एक स्टोरी है जो मैं बता रही हूँ। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। उनकी जो पुस्तक है आमाज जीबन, किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। मतलब वो एक ऐसी पहली आत्मकथा है जिसे किसी इंडियन लेडी ने लिखा है। ये एक धनवान परिवार, जमींदार परिवार की कहानी थी। उस समय लोगों को विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्हें अपनी शादी के समय बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। उन्होंने कैसे सीखा लिखना और पढ़ना? वे बहुत सुबह से ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी वो काम में ही लगी रहती थी। बीच में भी कभी रेस्ट नहीं होता था और वो उस टाइम पे केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी कि मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी, उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी कि भाई जब किसी को ही नहीं पढ़ाया जा रहा तो मैं ही क्यों इतना वो कर रही हूँ, या मुझे क्या हो गया, स्त्रियां पढ़ती नहीं है, मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर उनको एक सपना आया, मैं चैतन्य भागवत, एक संत के जीवन की कथा पढ़ रही थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, तब मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है, जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई थी तो मैंने चुपके से उसका एक पेज निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि किसी को वह मेरे हाथ में नहीं दिखनी चाहिए थी। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था, और उसमें से भी मैंने एक छिपा लिया। एक तो पेज छिपा लिया और एक वो अक्षर वाला छिपा लिया। तो जब भी मौका मिलता था अपने उस पन्ने के अक्षरों का मिलान और याद किए गए अक्षरों से करती रहती थी, और इस तरीके से कोशिश करती रहती थी जो मैं दिन भर में सुनती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों के एक लंबे समय के बाद जाकर उन्हें पढ़ना आ गया। रामसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। उन्होंने वो पूरी बुक पढ़ी। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राजसुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं मिलता था कि वो बैठकर कुछ खा ले। तो यहाँ पे इन्होंने क्या अपनी स्टोरी बताई है कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। अभी तो लिखने की बात नहीं हो रही है, लेकिन सिर्फ पढ़ने की बात हो रही है। तो किस तरीके से उन्होंने ये चीज स्टार्ट करी। यहाँ पर ये रमाबाई है जिन्होंने अपनी बेटी के साथ है। यहाँ ये महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने और स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीजें बनाने, छापाखाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती हैं। ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापा खाना दिखाई दे रहा है। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। मतलब जो उन्होंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे वो आज भी चल रहा है। ये रहा।
शिक्षा प्राप्त करके कुछ महिलाओं ने समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने असमानता के अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहानी, पत्र और आत्मकथाएं लिखी। अपने लेखों में उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सोचने और जीने के लिए नए नए तरीकों की कल्पना की थी। मतलब इसमें यही बताया जा रहा है कि कितना स्ट्रगल किया, कितनी ज्यादा मेहनत करी उन्होंने सिर्फ इस चीज के लिए कि उन्हें समानता का अधिकार मिले और उन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति दी जाए। अब एक और ये एक लेडी है जिन्होंने अपनी स्टोरी बताई है, रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना। ये भी इनकी पढ़ लेते हैं। एक धनी परिवार में पैदा हुई थी जिनके पास बहुत जमीन थी और यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया था। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और इंग्लिश पढ़ना सीखा और लिखना भी सीखा। आगे जाकर वे एक राइटर बनी, लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थीं, तब अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्हें उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक की एक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडी लैंड ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। लेडी लैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकों और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते थे। सुल्ताना लेडी लैंड ने अपना बहन साराह के साथ यात्रा पर जाती है, तभी उसकी आंखें खुल जाती है। उसे पता चलता है कि वो केवल एक स्वप्न देख रही थी। जैसा कि आपने देखा कि रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने तक का स्वप्न देख रही थी, जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की शक्ति नहीं दी, वरन उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी वर्क कर रहा है। तो हमने दो की स्टोरी पढ़ ली, एक राजसुंदरी की और दूसरी इनकी रुकैया सखावत की। चलिए आगे चलते हैं। ये यहाँ पर अनुमति नहीं मिली जिसकी स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। आज भी बहुत सी लड़कियां गरीब हैं, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव हैं, भेदभाव है, जिसकी वजह से वो स्कूल तो जाती हैं लेकिन कुछ समय बाद ही स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समस्त सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, वो भारत में आज भी एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग काम है। चलिए अब यहाँ पर देखिए आजकल प्रेजेंट में क्या हो रहा है। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, ये गोल 4 है एसडीजी गोल्स, जो मैं आपको एक बार पूरे सारे गोल्स मैंने बताए थे। तो उसका ये गोल है क्वालिटी एजुकेशन, मतलब हर किसी को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। ठीक है, आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। जनगणना क्या होती है? जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे कि उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम, ये सारी चीजों का ब्यौरा रखा जाता है। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं। मतलब इतनी ये जो इंफॉर्मेशन ली जाती है, इसके बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे कि शिक्षित लोगों की क्या संख्या है, स्त्रियों पुरुषों का अनुपात कितना है, कि मतलब अगर 1000 पुरुष हैं तो उसके ऊपर कितनी है, 900 स्त्रियां हैं या 950 है या 975 है, मतलब कितना एक तरीके से रेशियो है, ये सब भी पता किया जाता है। जैसे कि 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों जो कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं का 40% शिक्षित था केवल। मतलब सिर्फ उतना कि कम से कम सिर्फ अपना नाम लिख सकते थे, और इसकी तुलना में लड़की और स्त्रियों का केवल 15% भाग ही शिक्षित था। मतलब लड़के तो फिर भी 40% शिक्षित थे, और अगर लड़कियों और महिलाओं की बात करी जाए तो वो सिर्फ 15% ही थी जो सिर्फ अपना नाम लिख सकती थी। अब 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें लड़के एवं पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई। पहले जो 40% थी वो अब कितनी हो गई, 82% हो गई। और लड़कियों और स्त्रियों की संख्या जो पहले
फिर 15% थी, वो अब बढ़ के 65% हो गई। इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच में ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ा है जो पढ़ लिख सकते हैं या जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है, मतलब यहाँ पे भी एक्स्ट्रा है और यहाँ पर भी। तो जो इनके बीच का जो अंतर है वो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। अब यहाँ पर नीचे एक टेबल दी गई है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें लड़के और लड़कियों का परसेंट दिखाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। इसमें अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लड़के और लड़कियां इसमें शामिल है। अब ये टेबल क्या है ये देख लेते हैं और इस टेबल में क्या बताया गया है। अब यहाँ पे 3 तरीके के स्कूलों का स्तर दिया गया है, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक। अब इस तरीके से देखें, ये लड़के हैं, ये सारी लड़कियां हैं और ये इनका टोटल है, ये 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो जो नॉर्मल लड़के लड़कियां है उनका है। अब आती है अनुसूचित जाति की लड़कियां, अनुसूचित जाति के लड़के और उनका योग, ठीक है। अब जो तीसरा है ये लड़के हैं, अनुसूचित जनजातियों की लड़कियां हैं और उनका योग है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए योग की हम बात करें तो 4.36 है लड़के, 3.88 है लड़कियां, और अगर हम योग की बात करें तो 4.13, मतलब दोनों का टोटल इतना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर है, इसी के बेस के ऊपर ये क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। तो आपको ये देखना है उच्च प्राथमिक स्तर पर जो टोटल योग है वो 4.03 है जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, उसमें लड़के भी हैं और उसमें लड़कियां भी हैं। अब आता है शिक्षा के किस स्तर पर आपको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। आपको इसमें दिखता है कि कौन सा स्तर ऐसा है, जैसे कि प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है या माध्यमिक है, तीनों में से ऐसा कौन सा है जिसपे सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ते हैं। अब जैसे अगर आप यहाँ देखें तो इनके रेशियो में टोटल में माध्यमिक, जो कि माध्यमिक कक्षा 9 से 10 तक है, उस उस लेवल पे सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे लड़के लड़कियों का रेशियो देखा जाए तो 17.06 है, यहाँ पर 19.36 और यहाँ पर 24.68 है। तो इस लेवल पे बच्चे सबसे ज्यादा स्कूल छोड़ रहे हैं माध्यमिक स्तर पर। आपके विचार में अन्य सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़के लड़कियों के विद्यालय छोड़ने की दर अधिक क्यों है। अब इसके बहुत सारे रीजन है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी में तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की जो दर है वो ज्यादा है। यह क्यों है? इसका अर्थ ये हुआ कि दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की जो संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से भी ये पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति एससी एसटी में तो है ही ये चीज, ये मॉमडन्स में भी बहुत ज्यादा है। मतलब ये लोग फिर भी अगर ये 4 साल स्कूल जा रही हैं तो जो मॉमडन्स लड़कियां हैं वो तो 3 साल तक ही जा पाती हैं। ये भी एक बात है। दलित आदिवासी मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ने के बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ एक रीजन नहीं है। देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ने के लिए ना ही तो प्रॉपर स्कूल है ना ही शिक्षक हैं। यदि विद्यालय घर के पास ना हो और ले जाने के लिए कोई साधन या बस या वैन की व्यवस्था ना हो तो जो उनके पेरेंट्स है वो क्या करते हैं, वो लड़कियों को स्कूल ही नहीं भेजते कि पहले तो स्कूल नहीं है, फिर स्कूल में टीचर्स नहीं है, दूसरा आने जाने की कोई सुविधा नहीं है, तो बहुत जल्दी ही लड़कियों से स्कूल छुड़वा देते हैं। कुछ परिवार बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो उनकी प्रेफरेंस होता है लड़के, तो उनकी प्रेफरेंस क्या होती है कि लड़के होते हैं कि भाई लड़कों को ही स्कूल भेज देते हैं, इतना खर्चा नहीं उठा पाएंगे। तो ऐसी स्थितियों में भी लड़कों को प्राथमिकता मिल जाती है और बहुत से बच्चे जो है वो इस चक्कर में भी स्कूल छोड़ देते हैं। चलिए अब यहाँ पर ये एक कैंपेन है जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जब जनगणना हुई तो गवर्नमेंट ने क्या देखा कि लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों का जो रेशियो था वो बहुत ज्यादा कम था। क्यों ऐसा क्यों था कि जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी का टेस्ट करा देते हैं कि वो बॉय है या गर्ल है इस तरीके से, तो उसी टाइम पे लड़कियों की बहुत ज्यादा हत्या करा दी जाती है। तो इस चक्कर में गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट लिया कि अगर ऐसे ही रहा तो जो रेशियो है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो उन्होंने ये कैंपेन चलाया कि बेटी को बचाओ और उसको एजुकेट करो। सिर्फ बचाना ही काफी नहीं है, उसको एजुकेट करना भी है। और गवर्नमेंट ने इस चीज पर भी रोक लगा दी कि कोई भी ये मतलब बच्चा होने से पहले ये पता नहीं कर सकता
कि वो बॉय है या वो गर्ल है। तो यही ये अभियान था, ये 2014 में शुरू किया गया था। इसके बाद जो रेशियो है उसमें काफी ही फर्क आया है और बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट भी हुई है। तो यही ये कैंपेन था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर ये एक और परसेंट में तालिका दी हुई है। इसमें आपको किस तरीके से करना है कि प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के आंकड़ों को ऊपर दी गई तालिका में से लेकर इस तरीके की आपको तालिका बनानी है जिसमें कि आप ये देख सकें। अब जैसे कि यहाँ पर सभी लड़कों के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, 4.36% है, तो ये यहाँ पर इन्होंने 4.36% पे लगा दिया। और लड़के 7.2 है तो यहाँ पर 7.2%। अब यहाँ पर आपको यही देखना है, जैसे कि 4.13 है टोटल योग, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पर इस तरीके का एक बनाना है और उसमें इस ऐसे लाइन करनी है, ठीक है। 4.13 इस तरीके से, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको ये इसी तरीके से करना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि महिलाओं ने क्या क्या आंदोलन किए थे इस चीज के लिए कि उन्हें समानता का अधिकार मिले और उन्हें पढ़ने लिखने दिया जाए। तो उनके लिए ऐसा ही नहीं है कि सारी चीजें बहुत इजी हो गई थी, या जिस तरीके से आज की डेट में हम देखते हैं कि हमारे लिए चीजें बहुत इजीली अवेलेबल हैं, या हम बराबरी के लिए फिर भी हम हर तरीके की एजुकेशन ले सकते हैं, हर डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं। जितनी चीजें आज की डेट में इजी है, पहले उतनी नहीं थी। तो पहले क्या क्या था, महिलाओं ने किस तरीके के आंदोलन किए थे, वही सब अब हम पढ़ेंगे इसमें। चलिए, अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र में भी जैसे कि कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं, या औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए बहुत संघर्ष किया है। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें, कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। ऐसे नहीं कि महिलाओं ने किया है, बल्कि कुछ पुरुषों ने भी उनका बहुत सपोर्ट किया है। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। मतलब उनकी जो इतने मेहनत लगी है, उनकी लगन है, उनकी जो क्वालिटीज हैं, उन्होंने ही इस आंदोलन को और भी ज्यादा अच्छा बनाया। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला कर, न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। मतलब इतनी सारी कि जी भेदभाव नहीं होना चाहिए, या जो कानूनी चीजें हैं वो भी उन्हें इक्वल मिली ना, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे उपाय करे हैं, उपयोग किए हैं। मतलब बहुत सारी प्लानिंग करी है, इस तरीके से ही उसके बाद ही ये उन्हें मिला है। तो इसकी कुछ झलक आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इमेज इन्होंने इस तरीके से बनाई हुई है। अब अभियान क्या क्या चलाए गए, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने। 2006 में एक कानून बना था कि जिसके घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। मतलब अब घर के बाहर तो बेशक कितने भी आंदोलन चला लें, अभियान चला लें, कुछ भी कर लें, लेकिन घर के अंदर तो बहुत सारे टॉर्चर है ना जो उनको फिजिकली मेंटली दिए जाते हैं। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने 2006 में एक लॉ बनाया, जो कि ऐसा करने वाले उसको लेडी को सपोर्ट किया जाएगा, उसकी जिसको शारीरिक और मानसिक हिंसा अगर दी जा रही है तो उसको सपोर्ट मिलेगा। गवर्नमेंट ने ये 2006 में लॉ बनाया। इस तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन यौन उत्पीड़न से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी दिशा निर्देश दी। अब क्या होता है, जो महिला काम करती हैं उनके साथ भी बहुत तरीके के मतलब यौन उत्पीड़न किया जाता है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं तो 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ भी आवाज उठाई। अब एक इसमें एक और आता है कि दहेज के खिलाफ औरतों को जला देते थे, मारना, पीटना और उनको बहुत ज्यादा परेशान करना, फिजिकली अलग, मेंटली अलग टॉर्चर करना। तो मतलब इतना तक हो जाता था कि पति और ससुराल के लोग दहेज के चक्कर में उस बेचारी को मार ही देते थे। इतनी सारी चीजें भी होने लगी थी। तो इसके अगेंस्ट भी गवर्नमेंट ने काफी लॉज बनाए हैं और कड़ी आलोचना की गई कि कानूनी अपराधी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर जो महिलाएं थी वो सड़क पर निकल आई, उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया
और समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया, अखबारों में छाने लगा, दहेज से संबंधित कानूनों को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। मतलब वही है कि इस तरीके से लॉ बनाए गए जिससे कि जो दहेज से संबंधित है उनको सजा मिल सके। अब जागरूकता बढ़ाना, औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों, जनसभाओं के माध्यम से वे अपने संदेश लोगों तक पहुंचाना था। और किस तरीके से कि वो नाटक कर रही हैं, गीत गा रही हैं, इस तरीके से लोगों के बीच में और भी ज्यादा जागरूकताएं फैलाई जा रही थी आंदोलन को बढ़ाने के लिए। अब विरोध करना, किस चीज का विरोध किया? जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे कि किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाती हैं। लोगों को ध्यान खींचने के लिए रैली, प्रदर्शन और बहुत सारी तरीके उन्होंने अपनाए इस चीज को करने के लिए। अब है बंधुत्व व्यक्त करना। अब ये क्या चीज है? न्याय के अन्य मुद्दों या औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा था। इन्होंने क्या किया, 8 मार्च को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। तो दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताजा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। हर साल 14 अगस्त को बाघा बॉर्डर में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये जो इमेज दी हुई है ये उसी की है। अब ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं एक बार। उसके बाद जो बीच की कुछ चीजें रह गई हैं वो फिर मैं कवर कराऊंगी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा है कि वे क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती, उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती हैं। अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं? जो धारणा बनी हुई है कि जो महिलाएं हैं उनके क्या क्या काम है, ठीक है, महिलाएं क्या क्या कर सकती हैं और महिलाओं के कार्य आप यहाँ पर लिख सकते हैं। रूढ़िवादी सोच के अनुसार, महिलाओं के कार्य रूढ़िवादी सोच के अनुसार। उसके बाद आप पॉइंट्स डाल के वो कार्य लिख सकते हैं कि वो क्या क्या कर सकती हैं और वो क्या क्या नहीं कर सकती। जैसे नर्स है तो नर्स के लिए तो सबसे पहले ही नाम आता है कि हाँ भाई महिलाएं कर सकती हैं, या जहां पर कोई टेक्निकल वर्क हो रहा है वहां पर उनका ये आ रहा है कि नहीं भाई यहाँ पर ये महिलाएं काम नहीं कर सकती। और ये सारी चीजें उनके समानता के अधिकार को किस तरीके से प्रभावित कर सकती है वो आपको इसमें लिखना है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। सेकंड है, एक कारण बताइए जिसकी वजह से रामसुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। मैंने तीनों की स्टोरी आपको बता दी है। तीनों की स्टोरी आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली है, समझ ली है कि किस तरीके से तीनों ने संघर्ष करके वो आज यहाँ तक पहुंची हैं। तो उनमें तीनों में क्या एक चीज है जो कॉमन है वो आपको फाइंड आउट करनी है और लिखना है कितना महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा मेन एक तरीके से सपोर्ट किया बाकी लोगों को और पढ़ने के लिए आंदोलन किए। जब इन्होंने इनिशिएट लिया तभी आगे के लोग भी ये चीज कर पाए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं क्योंकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं है। ऐसा नहीं है। यहाँ पेज नंबर 56-57 पर जो अनुच्छेद दिया है उसको पढ़ लेते हैं। 56-57 पेज पे, लेकिन ऐसा नहीं है। 57 ये रहा महिला आंदोलन और 56 ये रहा, ऐसा नहीं है। वो स्कूल क्यों छोड़ देती हैं? क्योंकि पहली बात तो स्कूल नहीं है, दूसरी बात स्कूल में शिक्षक नहीं है, और अगर ऐसा भी है तो इतनी दूर है, वहां तक जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो क्या करती हैं वो, उनके पेरेंट्स उनको स्कूल ही नहीं भेजते। दूसरी बात, इतने सारे बच्चे होते हैं घरों में तो लड़कों को प्रायोरिटी मिलती है स्कूल जाने की, लड़कियों को नहीं मिलती क्योंकि फीस होती है, जो भी कुछ होता है वो सोचते भाई हम तो एक को ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो लड़कों को स्कूल भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, क्या आप महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले संघर्ष के 2 तरीके बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। पीछे उन्होंने किस तरीके से आंदोलन किया है ये आप इसमें लिख सकते हैं। महिलाएं क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, ये मैंने जो पहला क्वेश्चन था इसी में आपको बताया कि उनको रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो आप के जितने भी तरीकों हैं उनके क्या क्या तरीकों का उपयोग करेंगे या तरीकों का उपयोग क्यों करेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स ही आपको इसमें लिखने हैं। ठीक है, होप सो आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं और हमारे इसके क्या पॉइंट्स बीच में हैं जो रह गए हैं। यहाँ पर एक महिला है सत्या रानी, आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य थी। दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े हुए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई ये सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पे बैठी है। ये इनकी इमेज दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये सब हो ही गया।
उसके बाद ये पॉइंट्स भी, ये सब मैंने क्लियर कर दिया है आपको। स्टोरी भी हो गई है। ये यहाँ पर बचता है एक, नई कहानी को पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है, यदि आप देविया होते तो कौन कौन से विषय चुनते? अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि लड़कों को ऐसे किन किन दबावों का सामना करना पड़ता है। अब ये स्टोरी क्या है, मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि जैसे आपने भी देखा होगा पहले कि 10th में आपको ऑप्शन दिए जाते थे कि आपको आर्ट साइड लेनी है, आपको साइंस साइड लेनी है, आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। मेनली लड़कियां आर्ट साइड लेती थी, लड़के साइंस साइड लेते थे। और लड़के अगर साइंस आर्ट साइड लेना चाहते थे तो उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता था कि नहीं नहीं, तुम लड़के हो, तुम्हें गणित और विज्ञान ही पढ़ना है, चाहे उसको वो अच्छा ना लगे, लेकिन उसके ऊपर ये प्रेशर होता था कि आपको वही पढ़ना है, उसी से तुम्हारी जॉब अच्छी लगेगी या तुम्हें पैसे अच्छे मिलेंगे। तो इस तरीके के प्रेशर की बात यहाँ पर हो रही है। तो यही आपको बताया गया है कि जब आप उस स्टेज में थे तो आपको किस किस प्रेशर का सामना करना पड़ा, या आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर बताना है। ठीक है। एक और ये महिला की कहानी है यहाँ पर, जिन्होंने रेल का इंजन हमेशा आदमी चलाते थे। ये झारखंड की एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी है। इनकी धारा का रुख ही बदल दिया है क्योंकि इन्होंने उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक है ये। तो इन्होंने क्या करा कि हर कोई कहता था कि नहीं ये काम लड़कों का है, आप नहीं कर सकती हैं, तो इन्होंने इसी चुनौती को स्वीकार किया और ये 27 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो पहली महिला इंजन चालक ये बनी थी। ये उन्हीं की स्टोरी यहाँ पर दी हुई है। चलिए, इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सब कुछ हो गया है। होप सो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी इससे रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप में से पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।